देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। फिलिस्तीन समाचार। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर मोंटेवीडियो कन्वेंशन एक राज्य के लिए 4 मानदंड निर्धारित करता है: एक स्थायी जनसंख्या, एक परिभाषित क्षेत्र, एक सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता। द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, किसी क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक केंद्रीय आयोजन विचार रहा है। कई क्षेत्रों और लोगों ने खुद को घोषित करने की मांग की है, और लोगों ने वर्षों से स्वयं को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की मांग की है। लेकिन उनकी औपचारिक मान्यता इस बात पर निर्भर करती है कि बाकी दुनिया उन्हें किस तरह देखती है। देशों को सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास व्यापक मानदंड भी हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उन सभी शांतिप्रिय देशों के लिए खुली है जो चार्टर में निहित दायित्वों, संगठन के निर्णयों को पूरा करने और इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम और इच्छुक हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी क्षेत्र को अलग देश के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया की बात संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 बहुमत से की जाती है। हालांकि उनका केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की अनुशंसा पर ही मतदान कराता है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके नाम अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस हैं। बारी बारी से 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। यूएनएससी की सिफारिश को पारित करने के लिए वोटिंग होती है। इसमें कम से कम 9 सदस्य होते हैं। अब तक कितने देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन की घोषणा से पहले ही संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 143 सदस्य फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे चुके थे। इनमें से अधिकतर देश एशियाई, अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देश हैं। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना (UNGA) संकल्प 181-2 ने एक यहूदी राज्य इजराइल और एक अरब राज्य फिलिस्तीन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसके तहत जेरूसलम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक कॉर्पस सेपरेटम यानी एक अलग इकाई के रूप में प्रशासित किया जाना था। इस प्रस्ताव को 2 देश समाधान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रस्ताव की धारा F में कहा गया है कि यदि कोई देश योजना के अनुसार स्वतंत्र हो जाता है तो संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए उसके। इटली ने फिलिस्तीनियों को अतिरिक्त 35 मिलियन यूरो की सहायता देने का वादा किया है। इजराइल के इस आरोप के बाद कि एजेंसी के कुछ कर्मचारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले में शामिल थे, जिससे गाजा युद्ध शुरू हुआ, इटली UNRWA के लिए सहायता रोकने वाले कई देशों में से एक था। तजानी ने कहा, इटली ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का वित्तपोषण फिर से शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन केवल कठोर जांच के बाद जो गारंटी देती है कि 1% भी आतंकवाद का समर्थन करने का जोखिम नहीं उठाएगा। UNRWA गाजा में 13,000 लोगों को रोजगार देता है, एन्क्लेव के स्कूल, इसके प्राथमिक स्वास्थ्य क्लिनिक और अन्य सामाजिक सेवाएं चलाता है और मानवीय सहायता वितरित करता है। हाल के हफ्तों में कई देशों ने एजेंसी को फंडिंग फिर से शुरू कर दी है। जर्मनी ने पिछले महीने कहा था कि वह तटस्थता के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए UNRWA की प्रक्रियाओं में पूर्व फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के नेतृत्व में एक रिपोर्ट के बाद UNRWA के साथ सहयोग फिर से शुरू करेगा। G7 ने इजरायल से कब्जे वाले फिलिस्तीन में महत्वपूर्ण लेनदेन बैंकिंग में कटौती नहीं करने की मांग की। 7 के वित्त मंत्री शनिवार को इजरायल से आग्रह करने वाले थे कि वह कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन को बाधित न करे, ये संकेत मिलने के बाद कि यह फिलिस्तीनी बैंकों को बंद कर सकता है। इटली में वार्ता के बाद AFP द्वारा देखे गए एक मसौदा बयान में कहा गया, हम इजरायल से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान करते हैं कि इजरायली और फिलिस्तीनी बैंकों के बीच संवाददाता बैंकिंग सेवाएं बनी रहें, ताकि महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन और महत्वपूर्ण व्यापार और सेवाएं जारी रहें। कहा, स्ट्रेसा में एकत्र हुए G7 मंत्रियों ने इजरायल से अपनी तत्काल वित्तीय जरूरतों को देखते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण को रोके गए निकासी राजस्व को जारी करने का भी आग्रह किया, और उन्होंने इजरायल से वेस्ट बैंक में आर्थिक स्थिति को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए वाणिज्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले अन्य उपायों को हटाने या ढील देने के लिए कहा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने गुरुवार को फिलिस्तीनी बैंकों को उनके इजरायली संवाददाता बैंकों से अलग करने की इजरायल की धमकी पर चिंता व्यक्त की थी।
इजरायल के वित्त मंत्री बेजेलेव स्मोट्रिच ने बुधवार को कहा कि उन्होंने वित्तीय संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यवस्था को नवीनीकृत नहीं करने की योजना बनाई है, जो कुछ हफ्तों के भीतर समाप्त होने वाली है। येलेन ने ऐसा होने पर मानवीय संकट के संभावित जोखिम की चेतावनी दी और कहा कि उन्होंने इजरायल के साथ अपनी चिंताओं को उठाया है। उन्होंने कहा, ये बैंकिंग चैनल लेन देन के प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण है, जो इजरायल से बिजली, पानी, ईंधन और भोजन सहित प्रति वर्ष लगभग $8 बिलियन का आयात करने में सक्षम बनाते हैं। वे लगभग $2 बिलियन प्रति वर्ष की सुविधा भी देते हैं। निर्यात जिस पर फिलिस्तीनी आजीविका निर्भर है। स्मोट्रिच ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कर निधि हस्तांतरित करना बंद करने और स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने में नॉर्वे की भूमिका समाप्त करने की भी धमकी दी। 1990 के दशक में नॉर्वे द्वारा आंशिक रूप से मध्यस्थता किए गए शांति समझौते के तहत इजरायल फिलिस्तीनी प्राधिकरण के लिए धन इकट्ठा करता है, जो वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित स्वायत्तता का प्रयोग करता है। लेकिन 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास के हमले के तुरंत बाद से इजरायल ने स्थानांतरण रोक दिया है। स्मोट्रिच की धमकी नॉर्वे द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने में आयरलैंड और स्पेन के साथ शामिल होने के बाद आई है। इस साल इजरायली कैबिनेट ने गाजा में अपने कर्मचारियों के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण के लिए नामित फिलिस्तीनी कर निधि को नॉर्वे में स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी दे दी। कुछ इजरायली अधिकारी, विशेषकर दूर दक्षिणपंथी स्मोट्रिच जैसे मंत्रियों ने इस चिंता के कारण धन हस्तांतरण को रोकने का आह्वान किया है कि इसका उपयोग हमास द्वारा किया जा सकता है, जिससे इजरायल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद गाजा में लड़ रहा है। इटली ने फिलिस्तीनियों के लिए अतिरिक्त 35 मिलियन यूरो की सहायता देने का वादा किया। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने शनिवार को कहा कि इटली 35 मिलियन यूरो $38 मिलियन के सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीनी राहत संगठन UNRWA के लिए धन मुहैया कराना फिर से शुरू करेगा। तजानी ने रोम में फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ बैठक के दौरान ये प्रतिबद्धता जताई। इतालवी मंत्री ने कहा कि 5 मिलियन यूरो UNRWA परियोजनाओं में जाएंगे, जबकि शेष राशि गाजा के लिए भोजन पहल के लिए होगी। इटली उन कई देशों में से एक था जिन्होंने इजरायल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद UNRWA के लिए सहायता रोक दी थी कि एजेंसी के कुछ कर्मचारी 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले में शामिल थे, जिसने गाजा युद्ध को जन्म दिया था। तजानी ने कहा, इटली ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का वित्तपोषण फिर से शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन केवल कठोर जांच के बाद जो गारंटी देती है कि 1% भी आतंकवाद का समर्थन करने का जोखिम नहीं उठाएगा। UNRWA गाजा में 13,000 लोगों को रोजगार देता है, एन्क्लेव के स्कूल, इसके प्राथमिक स्वास्थ्य क्लिनिक और अन्य सामाजिक सेवाएं चलाता है और मानवीय सहायता वितरित करता है। हाल के हफ्तों में कई देशों ने एजेंसी को फंडिंग फिर से शुरू कर दी है। जर्मनी ने पिछले महीने कहा था कि वह तटस्थता के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए UNRWA की प्रक्रियाओं में पूर्व फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के नेतृत्व में एक रिपोर्ट के बाद UNRWA के साथ सहयोग फिर से शुरू करेगा। $1 = 0.9221 यूरो। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।